मुझे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के और किसी तरीके से अपनी पेट की रोटी काट के हम लोगों को खिलाया हुआ है। मेरे टीचर जैसे कि कुशाग सर हैं, हेमलता मैम हैं और भी कई सारे टीचर्स हैं, उनके प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही आज मैं यहाँ पर इस लेवल पर हूँ। क्योंकि कोचिंग इस समय एक व्यवसाय बन गया है जो कि एक मिडिल क्लास की जेब पर मतलब बहुत ज़्यादा ही वो है कि जो बहुत मुश्किल से स्कूल की फ़ीस भर पा रहे हैं, उनको कोचिंग का भी बर्डन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की थोड़ी सी चिंता है, इस वजह से वो किसी तरीके से अपने खर्चों को काट के कोचिंग करवा रहे हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम में बढ़ते धर्म गुरु के आशीषों को देखा है, धर्म खड़क से मानवता के कटते शीशों को देखा है। बहुत है लंबी ये सूची, कोई लिखना आसान करो, जरा प्रेम सद्भाव जगाओ, मानवता पर एहसान करो। लेकिन ये तो दादी अम्मा निकली, हमें लग रहा है हम हमारा कद खुद छोटा हो गया आज। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। CBSE इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकल चुका है। मेधावी छात्रों से बातचीत के क्रम में आज मैं हूँ कल्पना पाठक जी के पास। कल्पना पाठक जी अनिल सरस्वती में पढ़ती हैं। अनिल सरस्वती में संस्कारों की कमी नहीं होती। ये बच्ची ने टॉप किया है 97.2 ह्यूमैनिटीज़ से, आर्ट्स से। मैं इस समय कल्पना जी से बात करता हूँ, इनकी कैसी जर्नी रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और क्या इनका संघर्ष रहा। ये गांव की बच्ची है, शहर में शिफ्ट हुई है, मम्मी इसकी बैठे हैं एजुकेशन के लिए, इसलिए बहुत हमें खुद प्राउड फील हो रहा है आज के कल की बच्चियों पे। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा सफलता के लिए। धन्यवाद सर। कल्पना, नाम में ही जादू, इसके पीछे राज क्या है? सर एक एक बहुत बड़ी नायिका रह चुकी हैं कल्पना चावला जी। जी। एक तो उनसे प्रेरणा स्रोत है। दूसरी चीज़, कल्पना का मतलब होता है सोचना, और एक व्यक्ति जितना ज़्यादा सोचता है उसके विचार उतने ही ज़्यादा उतने ही ज़्यादा विस्तृत होते हैं। और जहाँ सोच है वहीं राह है। जी। इसी वजह से मुझे लगता है मेरे नाम के पीछे ये उद्देश्य रहा होगा मेरी मम्मी का और इन लोगों का। आपकी बात से ही लग रहा अभी से आप कंप्यूटर हो गई बेटा। ढेर सारी शुभकामना। आपकी मम्मी हैं कल्पना, नाम के पीछे राज बजाना। क्या कल्पनाएं हैं आपकी बच्ची से? बस यही कल्पनाएं, हमारे सपने साकार करें, जहाँ रहे खुश रहें, अपने पैरों पे खड़ी रहें। हाँ बेटा, इस तरह रिजल्ट की उम्मीद थी जैसा आपको सफलता मिली? सर थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया था, पर इतना आएगा इतना मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। बस हाँ, अपना 100% दिया था और भगवान से बस प्रार्थना की थी कि आ जाए। 2.7 से कैसे बच गया आपसे? सर वो होता है ना, एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है, और कुछ हो सकता है मुझ में थोड़ी सी कमी रह गई हो कहीं। और कोशिश करूँगी कि आगे वो चीज़ और अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो एक छोटी सी सफलता है, अभी मार्ग में बहुत सारी सफलताएं आनी बाकी हैं। बेटा 100 कभी हुआ नहीं है। 100 जिस दिन हो जाएगा उसी दिन भगवान आप हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा, मनुष्य हैं आप, इसलिए थोड़ी सी कमी ज़रूरी है, उसी के लिए आदमी संघर्ष करता रहता है जीवन भर। ढेर सारी शुभकामना बेटा। ये बताइए कि अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगी? हमारी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे पेरेंट्स को रहेगा। एक हमारी माता जी हैं जो कि यहाँ पर अकेले रह रही हैं, सारा संघर्ष घर से लेके बाहर तक सारा काम वो खुद संभाल रही हैं। दूसरा हमारे पिताश्री हैं जो कि पेशे से मतलब उनका मेन व्यवसाय जो है वो एक फार्मर है। तो फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके मुझे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के और किसी तरीके से अपनी पेट की रोटी काट के हम लोगों को खिलाया हुआ है। खिलाया यहाँ पे रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरी सफलता का श्रेय इन लोगों को भी रहेगा। साथ ही मेरे टीचर जैसे कि कुशाग सर हैं, हेमलता मैम हैं और भी कई सारे टीचर्स हैं, उनके प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही आज मैं यहाँ पर इस लेवल पर हूँ। तो मेरी सफलता का श्रेय उनको भी बराबर ही जाता है। शायद मेरे सारे क्वेश्चन को ये बिटिया खा जा रही है जो मैं पूछना चाह रहा था, अपने आप बताना शुरू कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ कि आप आर्ट ली, मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है। आर्ट लेने का रीज़न क्या है आपका ह्यूमैनिटीज़ के? सर देखिए, मेरा मानना है कि मतलब एक जो संकीर्ण भावना चली आ रही है कि आर्ट स्ट्रीम जो है वो ऐसे माना जाता है कि जिन बच्चों को कुछ नहीं मिलता वो लोग आर्ट्स लेते हैं। तो वही मैं एक तो ये रूढ़वादिता जो है इसको थोड़ा ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कठिन होता है
तो और दूसरी चीज़, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं सिविल सर्विसेज में अपीयर करूं, तो उसके लिए मुझे लगा कि मेरा बेस जो है वो यहीं से बन सकता है, क्योंकि आर्ट्स में वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो इस समाज से रिलेटेड हैं। करेक्ट। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ आगे पढ़नी है, अगर मेरा बेस अभी से इतना स्ट्रांग रहेगा तो मैं एक सही उम्र में सिस्टम में जा सकूंगी और उसके बाद फिर अपना योगदान इस देश के प्रति कर पाऊंगी। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, देखिए 5 सब्जेक्ट हैं, कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपके लिए विशेष इंटरेस्टिंग होगा? सर सबसे ज़्यादा मतलब मुझे अगर जिस चीज़ में रुचि है तो वो इकोनॉमिक्स है, और उसके साथ हिस्ट्री भी है, बराबर ही उसका साझेदारी है। इकोनॉमिक्स क्यों? सर इकोनॉमिक्स मतलब एक होता है ना प्रैक्टिकल थिंकिंग, एक एनालिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है वो इकोनॉमिक्स से काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है, बस इसी वजह से। एक अपडेट रहना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के लिए। जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ी है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, इसलिए अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इकोनॉमिक्स किसका मतलब आप नया कुछ करना चाहती हैं, मतलब अपडेट रहना आपका इंटरेस्ट है? जी सर। जी, ऐसा है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है 5 में जिसने आपको परेशान किया? आपको लग रहा था कि इसको ले लिया है खाली एक, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं भैया लेना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी होता है, नहीं भी होता है तो 5 सब्जेक्ट में कुछ सब आपको कंप्लीट करने के, कौन सब्जेक्ट था आपके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा करी? सर वैसे तो ये कंपलसरी का जो था कि जो सब्जेक्ट हमारे स्कूल में कंपलसरी किए गए थे उसमें हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री था, जो कि एक बहुत ज़्यादा रुचिकर सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन मैंने कठिनाई खुद ही चूज़ की थी इकोनॉमिक्स लेकर। इसमें ये था कि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगने वाली थी, क्योंकि मैं एक आर्ट स्ट्रीम से जैसे कि हूँ, तो इकोनॉमिक्स एक कॉमर्स का सब्जेक्ट बन जाता है, फिर उसमें मैथ्स वगैरह सब कुछ आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें परेशानी थी। लेकिन हाँ, हमारे एक सर हैं अमित सर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें और समय समय पर गाइडेंस देते रहे, और एक प्रॉपर एग्ज़ाम के टाइम पे भी एक प्रॉपर उन्होंने गाइडेंस दी, एक गाइडलाइन उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स वगैरह भी उन्हीं का मतलब सपोर्ट था कि यहाँ तक हो पाया। कोचिंग एक ट्रेंड बन चुका है आजकल। पहले कोचिंग का कोई हवा नहीं होती थी, लेकिन आजकल कोचिंग ये माना जाता है जब तक बच्चा कोचिंग नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा, कंपटीशन में फेल हो जाएगा। आपका क्या कहना है? नहीं सर, कोचिंग मेरे हिसाब से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एक बच्चा मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करता है, एक कंसिस्टेंसी से स्टडी करता है, तो वो सेल्फ स्टडी से भी वो चीज़ क्रैक कर सकता है। बस मुद्दा ये होना चाहिए कि उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। अगर उसको स्कूल में या फिर उसके टीचर्स जो हैं उसको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हों और एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हों, तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोचिंग इस समय एक व्यवसाय बन गया है, जो कि एक मिडिल क्लास की जेब पर मतलब बहुत ज़्यादा ही वो है कि जो बहुत मुश्किल से स्कूल की फ़ीस भर पा रहे हैं, उनको कोचिंग का भी बर्डन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की थोड़ी सी चिंता है, इस वजह से वो किसी तरीके से अपने खर्चों को काट के कोचिंग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत सही नहीं है। अगर सेल्फ स्टडी हो और टीचर्स का सपोर्ट हो तो इट कैन बी हैपन विद द सेल्फ स्टडी। डिजिटल गैजेट्स बहुत आ गए हैं इस समय आपका यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसने एजुकेशन में हर क्षेत्र में इसने कोऑपरेट भी किया है, इसका नुकसान भी है बहुत ज़्यादा। आपका क्या कहना है कि सोशल मीडिया ने आपको कोऑपरेट कैसे किया, और जो पुअर कंडीशन के बच्चे हैं उससे किस तरह उनको कोऑपरेट किया जा सकता है? सर देखिए, जो डिजिटलाइजेशन है, जैसे कि पीएम मोदी जी ने भी डिजिटल इंडिया कैंपेन चालू की है और बहुत सारे ऐसे मतलब स्कीम्स चलाई गई हैं जिससे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन साथ ही हम लोग इस सत्य को नहीं वो कर सकते कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ यहाँ पर डिजिटल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अपने पथ से लगभग हटते ही जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर एक सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये सोशल मीडिया हुआ या फिर कोई भी डिजिटल गैजेट हुआ तो हमारे लिए वरदान है। लेकिन बस इसमें ये होना चाहिए कि पेरेंट और जो भी हैं हमसे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, या फिर बच्चों के जो भी एल्डर्स हैं, गार्जियन हैं, उनको ये बच्चे को समझाना पड़ेगा कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, और साथ ही बच्चों पर नज़र भी रखनी पड़ेगी कि आखिर उनका बच्चा उस फ़ोन में, गैजेट में कर क्या रहा है। क्योंकि अगर मैं अपना बोलूँ अगर, तो मैं अभी CVT का प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने मैक्सिमम जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिले हैं वो यूट्यूब के माध्यम से ही मिले हैं, और मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ और होप सो कि DU यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो मुझे लगता है ये एक वरदान है, बस इसके जो दुष्परिणाम हैं इनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
करेक्ट करेक्ट बेटा। जी। ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट में इस समय इंटरनेट ने, सोशल मीडिया टाइम मैनेजमेंट को एकदम चौपट कर दिया है, सीधे आप करें तो टाइम मैनेजमेंट पे आप ये 2 शब्द आप बोलिए। सर देखिए, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो समझ लीजिए एक धन है, जी जी जी। और वो किसी भी दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती है। वो एक बार गया तो फिर वो वापस नहीं आना है। जी जी। और जो विद्यार्थी ये चीज़ समझ लेता है वो फिर अपने मार्क्स से कभी भी हट नहीं सकता, और मुझे लगता है उसको सक्सेस ज़रूर ही मिलेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक कंसिस्टेंसी, अपने सारे रूटीन को साइड में रख के कंसिस्टेंसी से कम 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी को देना चाहिए, जिसके लिए हमारे माता पिता इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्षों को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो इसलिए जो समय की कीमत करेगा, आगे चल के समय भी उसकी कीमत करेगा। आपके सब्जेक्ट बता रहे हैं जो आपने कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, और आपकी बात करने का जिस ढंग से आप एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं सिविल की तरफ आपको रुझान है। क्या मेरा आइडिया सही है? जी सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप सिविल की तैयारी करेंगी? जी सर, आगे सोचा हुआ है यहीं पर कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई मिल जाती है तो वहीं से रह के फिर अपना सिविल की प्रिपरेशन चालू होगी। नहीं तो सिविल में किस सेक्टर में काम करना चाहोगे? मान लीजिए IAS आप बन गई, और हमको लगता है कि आप बन गई, जो कि आपकी जो स्पिरिट लग रही, जो स्टीम लग रही है, हमको लग रहा है IAS बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बस विधि का विधान है, कुछ किस्मत भी काम करती है बेटा, बहुत कुछ काउंट करता है। तो बेटा ये बताइए कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहोगी? सर सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो मुझे लगता है, अभी भी मुझे ये कहने में शर्म है कि 21st सेंचुरी में भी अभी हम लोगों को वुमेंस के लिए कहना पड़ता है कि वुमेंस सेफ़ नहीं हैं, वुमेंस को राइट्स नहीं मिल रहे। हाँ, मैं मानती हूँ पहले के मुकाबले वुमेंस काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की हैं, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी बहुत 90% ऐसी वुमेंस हैं जो कि हर चीज़ से उनको डिवाइड किया गया है। वो आज किसी भी क्षेत्र में उनको जाने से रोका जाता है। और मैं बस यही चाहूँगी कि उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं, हर दिन हर न्यूज़पेपर में ये देखकर कि आज यहाँ पर कुछ हो गया, हर दिन एक नई निर्भया जन्म ले रही है, तो इससे थोड़ा सा दुख होता है। तो मैं सोचती हूँ इस सेक्टर में एक तो किया जाएगा अगर भगवान ने चाहा तो, और दूसरी चीज़ एक है कि जो पुअर अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, मैं एक मतलब अपनी तरफ से एक पर्सनल भी करती थी कि मैं कोचिंग पढ़ाती थी, मतलब 12th में प्रिपरेशन के टाइम पे ही मैं 10th वालों को कोचिंग पढ़ाती थी। अच्छा बेटा, ये प्रिपरेशन, एक चीज़ बता दो दिल से, ये कोचिंग जो आप पढ़ाती थी, फाइनेंशियल इशू था आपके सामने या आपका इंटरेस्ट था? ये बहुत आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन होगा, और शायद बाद में हमारे जाने के बाद पेरेंट्स भी आपको टोकेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। नहीं सर, एक तो थोड़ा सा था कि हाँ, अपना एक मुझे जैसे लगता है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंस अगर चाहिए हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो जैसे मैं अगर कुछ भी करना चाहूँ, कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहूँ, तो एक अभी मेरे पास मुझे लगता था कि मैं मैनेज कर लूँगी, बस इसीलिए मैंने फिर पढ़ाना चालू कर दिया। मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, तो इसके साथ मेरा रिवाइज़ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने साइंस एंड मैथ छोड़ दी थी, और मैं 10th वालों को जब साइंस मैथ पढ़ा रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं अच्छा खासा उससे मेरा रिवाइज़ भी हो रहा है, प्लस एक थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मिल जा रही है मुझे फ्रीडम कि मैं अगर कुछ परस्यू करना चाहूँ या फिर मुझे स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो तो मैं अपने मतलब फादर मदर पे उतना ज़्यादा बर्डन ना डालूँ, बस उनके बर्डन को हल्का करने के लिए। बाकी मेरे पापा और मम्मी ने कभी भी बोला नहीं, बल्कि उन्होंने रोका है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, जो खर्चा होगा हम देखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बहुत कुछ कहना चाह रही है, लेकिन बहुत संभल के बोल रही है, समझ रहे हैं, ट्रैक पे है, ये सोच रही है कि कहीं ऐसा कुछ न निकल जाए। यही होती बच्चियाँ, घर की कितनी भी परिस्थितियाँ भी हों, कैसी भी कंडीशन उनकी हो, लेकिन बहुत संभल के चलती हैं। चलो ठीक बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका इंटरेस्ट किधर है और रुचि आप बताइए, और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या आपकी इंटरेस्ट है? सर एक तो मेरे नाम से ही है कि कल्पना है, तो कल्पनाओं में थोड़ा सा वो है, तो मैं साहित्य की तरफ थोड़ा सा मेरा रुझान है। मैं कुछ पोइट्रीज़ लिखती हूँ, कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक है शहीदों की धरती, आई हुई है अभी जल्दी में ही, तो उसमें मैंने एज अ को-ऑथर काम किया है। उसके साथ ही न्यूज़पेपर है इंदौर समाचार, उसमें भी मेरी कई सारी पोइट्रीज़ जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। और उसके साथ अभी भी पोइट्री लिखने में, तो आप पोइट्री बगैर सुनाए नहीं जाने देंगे, तो अपना निकालिए आप बुक्स, पोइट्री पहले सुना दीजिए। जी सर, बिल्कुल। और मैडम ये बताएं कि आपको तो बहुत भाग्यशाली है मैम, लग रहा है ऐसा।
नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, बस इन लोगों का परिश्रम रंग ला रहा है। इनके साथ साथ आपका परिश्रम लग रहा है। आप देखने से ही बोला आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, संघर्ष चेहरे पे दिखता है। वो कितना भी मेकअप लगा लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन जो संघर्ष होता है हमें ऐसा लगता है। हाँ सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन बस हमारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों से है। हमारे यही 2 बच्चे जो है कामयाबी हासिल करें, बस हमारा सारा संघर्ष यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस हम इन्हीं लोगों के लिए जी रहे हैं, हमारा यही मकसद है। एक आप व्यक्तिगत बात, हालांकि बुरा ना लगे आपको, अभी आप कह रही थी कि बच्ची का नाम रखने के पहले मेरे एक बच्चा था, पहले कुछ कहना चाह रही थी, ज़रा उसको आप डिफाइन कर दीजिए। कुछ नहीं, बस जो है पहला बच्चा एक्सपायर हो गया, उसके बाद ये लड़की जन्म ली, तो हमको लगा कि जैसे ये बिटिया हमारी ज़िंदगी में रोशनी कर देंगी और खुशबू बिखेर देंगी और हमारा नाम रोशन करेंगी, इसलिए हमने इनका नाम, घर का नाम तो महक रखा कि हमारे जीवन में एक खुशबू लाएंगी, और कल्पना रखा कि इस जो है इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएँ थी, और हमारी ये जो है हर उम्मीदों को साकार करेगी, इसलिए हमने इसका नाम कल्पना रखा। नहीं, निश्चित रूप से आपकी जो कल्पना है उस पर आपकी बच्ची खरी उतरेगी। हाँ बेटा, इस पर आ कि मम्मी की आंख में थोड़ा भावुक हो गई, इसलिए क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा, लेकिन करूँगा क्वेश्चन में, थोड़ा भले लोगों को फील लगे, लेकिन हमको मोटिवेशन देना है, हमारा अपना भी लोगों को कुछ मिल सके, इन लोगों के आंसुओं से लगे कि आप लोग बच्ची को एजुकेशन दीजिए, शादी की चिंता छोड़ दीजिए और रास्ता तय कर लेगी। इसलिए सब सवाल तो मैं करूँगा ही करूँगा। हाँ बेटा, अपना बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी सर, अपना जी सर, आपने जैसे पोइट्री बोली थी तो एक छोटी सी लिखी हुई है, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है, तो फिर उसकी वजह से कि ये सामाजिक मुद्दों पर है। मैंने सारे जितने भी सामाजिक मुद्दे अभी चल रहे हैं सबको एक कविता में सिर्फ निचोड़ कर उनका निचोड़ लिखने की कोशिश की है कि सीलन की छाँव में सहमती धूप को देखा है, सीलन की छाँव में सहमती धूप को देखा है, मानवता के जर्जर होते रूप को देखा है, देखा है लक्ष्मी पर होते अत्याचारों को, देखा है लक्ष्मी पर होते अत्याचारों को, गुड़िया के दामन को छूते उन हत्यारों को, वीरान आंगन की निहारती बूढ़ी आँखों को देखा है, वीरान आंगन को निहारते बूढ़ी आँखों को देखा है, शहरी हवा से सूने होते ताकों को देखा है। जैसे कि एक रुझान चलता आ रहा है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको लोग गांव में छोड़ देते हैं और सब शहर आ जाते हैं, कुछ कमाई के चक्कर में, कुछ अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में। तो उस पर ही व्यंग करते हुए लिखा हुआ है कि वीरान आंगन को की निहारती बूढ़ी आँखों को देखा है, शहरी हवा से सूने होते ताकों को देखा है, दौलत शोहरत के खातिर लड़ते अपनों को देखा है, दौलत शोहरत के खातिर लड़ते अपनों को देखा है, नन्ही आँखों में धूमिल होते सपनों को देखा है। ये उन गरीब बच्चों का है जिनके सपने जन्म लेने से पहले ही मार दिए जाते हैं। देखा है बटते खुदा को काशी काबाओं में, देखा है बटते खुदा को काशी काबाओं में, भारत माता के आंचल पर लगते उन हिंसक घावों को, हिंदू मुस्लिम में बटते धर्म गुरु के आशीषों को देखा है, जो कि अभी रुझान चलता आ रहा है। हिंदू मुस्लिम में हमारा समाज बहुत हद तक बढ़ चुका है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम में बढ़ते धर्म गुरु के आशीषों को देखा है, धर्म खड़क से मानवता के कटते शीशों को देखा है। बहुत है लंबी ये सूची, कोई लिखना आसान करो, जरा प्रेम सद्भाव जगाओ, मानवता पर एहसान करो। और लास्ट में लिखा है कल्पना। ठीक बेटा, आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। इस बच्ची से बात करने के लिए पहले हमें खुद प्रिपेयर होकर आना चाहिए था, क्योंकि जो स्ट्रीम थी हमको ये पता नहीं था। हमने तो क्वेश्चन जो बच्चों से आमतौर पर सेट किए जाते हैं, लेकिन ये तो दादी अम्मा निकली, हमें लग रहा है हम हमारा कद खुद छोटा हो गया आज। ढेर सारी शुभकामना बेटा, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बस अगर हमारे जो जूनियर्स हैं, अपकमिंग 12th है या फिर जो 10th वाले भी हैं, अगर वो एक जो कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी स्ट्रीम लें, क्या लें, तो उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती है। आपको जो भी करना है वो डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम लीजिए। समाज की मत सुनिए कि आर्ट्स टफ़ है या साइंस टफ़ है या आर्ट्स ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम लेके अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस चाहिए तो सिंसियरिटी। और साथ में जो हमारे अपकमिंग 12th बैच है, उनके लिए बस कुछ टिप्स हैं कि एक तो कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। आपका कितना भी पीर प्रेशर होता है, पार्टी करनी है, घूमना है, फिरना है, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए, इसका भी एक यही एज है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्टडी को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स देने का ट्राई कीजिए।
और डेली दीजिए एट एनी कॉस्ट। सेकेंड थिंग इज़ NCERT, जस्ट स्टिक टू NCERT। उसके अलावा कोई भी रेफरल सोर्स आपको सिर्फ घुमा सकता है। जितना ज़्यादा मटेरियल होगा आप उतना ज़्यादा उसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारी जो बेस बुक है NCERT, जिसका कंसेप्ट मुझे लगता है कि सिविल से लेके कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा है वो सब लोग वही पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को जब ये चांस मिला है तो उसको एकदम बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, रीड बिटवीन द लाइन्स वाले फ्रेज़ को यूज़ करके हमें उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे प्रैक्टिस सेट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हमें और चाहिए होंगे, क्योंकि NCERT में क्वेश्चंस बड़े कम होते हैं। तो उसमें अगर क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो उसके लिए हाँ हम लोग रेफरल बुक्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनके क्वेश्चंस देखिए, आंसर भी अगर हो सकता है उसमें कभी कभी गलत होता है, तो उसके लिए फिर आंसर्स के लिए भी हमें वही करना चाहिए कि NCERT में क्या लिखा है वही हमारे लिए बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है। बच्ची ने मेरे लिए शायद ही कुछ नहीं छोड़ा, इनकी तो नकल हमको करना पड़ेगा। इनकी कविताओं कुछ लूँगा, इनका नाम लेके हमको बोलना पड़ेगा कहीं पे। ठीक बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं। उन गुरुजनों को प्रणाम करूँगा जिसने हीरे को तराशा है। आपके प्रधानाचार्य के पूरी अनिल सरस्वती विद्यालय का परिवार का ऐसा हीरा आपने दिया है, प्रज्वलित करेगा पूरे देश को। इसलिए आप लोग ढेर सारी शुभकामना के आप लोग पात्र हैं। और बेटा आशीर्वाद, आप निरंतर आगे बढ़ती जाओ। धन्यवाद सर, धन्यवाद।